देखो, आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ, चाहे बिल्डिंग बनाओ, चाहे फ्लाईओवर बनाओ, चाहे ब्रिज बनाओ, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या होता है? आपका स्टील रीइंफोर्समेंट। क्योंकि सारा का सारा जो टेंशन आता है, जो लोड आता है, वो कौन बियर करता है? आपका स्टील रीइंफोर्समेंट। तो स्टील रीइंफोर्समेंट का मजबूत होना कितना इंपॉर्टेंट है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो साइट पे स्टील आ रहा है वो एज पर स्टैंडर्ड उसमें मजबूती है कि नहीं? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑन स्टील रीइंफोर्समेंट। यानी सरिया पे जितने भी तरह के टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं आपको 4-5 टेस्ट नहीं बताऊंगा, मैं आपको पूरे 10 टेस्ट बताने वाला हूं जो हम लोग स्टील रीइंफोर्समेंट के ऊपर कर रहे होते हैं। और इसके अलावा फील्ड टेस्ट में आपको और अलग से बताऊंगा कि हम कौन कौन से फील्ड टेस्ट कर सकते हैं स्टील रीइंफोर्समेंट के ऊपर। और इन सभी टेस्ट्स में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टेस्ट हम कर रहे होते हैं और क्यों कर रहे होते हैं, उसका क्या पर्पस होता है, उस टेस्ट को करने के लिए कौन सा आईएस कोड फॉलो किया जाता है, उस टेस्ट में कौन से इक्विपमेंट का यूज किया जाता है, कौन सा मशीनरी लगता है, और उस टेस्ट को करने के बाद आपके क्या आउटपुट निकल के आ रहे होते हैं, वो सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद स्टील रीइंफोर्समेंट की टेस्टिंग को लेके आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रीइंफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो देखिए, जो सबसे पहले आपका टेस्ट किया जाता है वो है आपका टेंसाइल टेस्ट। अब इस टेस्ट से करने से हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि जो आपका सरिया है उसका जो यील्ड स्ट्रेंथ है उसके बारे में पता चलता है, जो आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, या फिर जो आपका स्टील रीइंफोर्समेंट है उसमें एलोंगेशन कितना होगा। ये सारी चीजें हमें इस टेंसाइल टेस्ट के थ्रू पता चल रही होती हैं। और इस टेस्ट को करने के लिए जो आपके आईएस कोड है उसका जो रेफरेंस दिया जाता है वो है आपका आईएस 1608 का पार्ट फर्स्ट 2018 टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ मेटेलिक मटेरियल। और एक और है हमारा जो सबसे पॉपुलर आईएस कोड है स्टील रीइंफोर्समेंट की टेस्टिंग के लिए, जो कि हर जगह प्रेफर किया जाता है, वो है आपका आईएस 1786 2008, जो कि हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील बार एंड वायर्स के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं। यानी जो आपके एचवीएसडी बार होते हैं उनकी क्वालिटी के लिए हम लोग आईएस 1786 को रेफर कर रहे होते हैं। और इसमें जो आपका मशीनरी यूज किया जाता है, यानी जो आपका इक्विपमेंट यूज किया जाता है टेंसाइल टेस्ट को करने के लिए, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह है आपका यूटीएम मशीन, जिसको आप यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन भी बोलते हैं। और इससे जो आपके आउटपुट मिल रहे होते हैं वो हमें पता चलता है कि जो आपका सरिया है उसका यील्ड स्ट्रेंथ कितना है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, और जो आपका सरिया है उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, या फिर हमारा एलोंगेशन कितना आया है कि जो आपका सरिया है वो कितना एलोंगेट हो पा रहा है। तो ये आपके टेंसाइल टेस्ट हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंड टेस्ट के बारे में, जो कि काफी पॉपुलर टेस्ट है। और इस टेस्ट के थ्रू हमें क्या पता चलता है? डक्टिलिटी के बारे में, कि जो आपका सरिया है वो कितना डक्टाइल है, उसकी बैंडिंग स्ट्रेंथ के बारे में, वो भी विदाउट एनी क्रैक। तो डक्टिलिटी और बेंडिंग स्ट्रेंथ के बारे में पता चल रहा होता है। जो जितना डक्टाइल रहेगा वो उतना सही रहेगा, ज्यादा रिजिड रहिएगा तो फिर टूट जाइएगा। जो फ्लेक्सिबल रहते हैं वो बचे रहते हैं। और इसके लिए जो आईएस कोड है वो प्रेफर किया जाता है आईएस 1599 2018 मेथड फॉर बैंड टेस्ट ऑफ स्टील, और आपका आईएस 1786। और इसमें जो हम लोग इक्विपमेंट यूज करते हैं वो आपका बैंड टेस्टिंग मशीन है, जो आप देख सकते हैं, मैनुअली यूजिंग मैंड्रिल। और इससे जो आपको आउटपुट मिल रहे होते हैं वो ये है कि हम इससे देख पाते हैं कि जब हम बैंड करते हैं तो आपका जो स्टील रीइंफोर्समेंट है उसकी सरफेस पे किसी भी तरह के क्रैक्स तो डेवलप नहीं हो रहे हैं, या फिर आपका रप्चर तो नहीं आ रहा है बेंडिंग के बाद, वो आपको ऑब्जर्वेशन करके पता चल रहा होता है। और हाँ दोस्तों, आप सिविल इंजीनियर हैं, अपने कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका जॉब नहीं लग रहा है, या फिर आपका जॉब लग गया है तो आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो एक ही ऑप्शन है, आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। जो भी आपके पास अभी स्किल सेट है उसको डेवलप करना पड़ेगा, नई स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी। जैसे अगर आपको साइट एजुकेशन की स्किल्स आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो रीइंफोर्स आपको साइट एजुकेशन की स्किल्स सिखाता है। और साइट एजुकेशन की स्किल्स अगर आपको आती हैं तो फिर आपको क्वांटिटी सर्वेइंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, बीओक्यू, बिलिंग और प्लानिंग विथ प्राइमेरा P6 ऐसी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए जिनकी मार्केट में डिमांड होती है और आपको अच्छा जॉब और अच्छी सैलरी मिल रही होती है, जिसमें आपको फ्यूचर दिख रहा होता है। क्योंकि एक साइट से निकलने के बाद यही सारी चीजें हैं जो आपको ग्रोथ दे सकती हैं और साइट से बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकती हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में तो जेसीबी देखने में बहुत मजा आता है, लेकिन 1-2 साल के बाद लगता है कि हम क्या ही कर रहे हैं, मजदूर बन के रह गए।
तो ये तीन ही स्किल्स हैं जो आपको यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, क्वांटिटी सर्विंग, बिलिंग और प्लानिंग। तो इन तीनों को रीइंफोर्स कई सालों से सिखाता आ रहा है। तो इन सभी स्किल्स को डेवलप करने के लिए रीइंफोर्स आपने लेके आया है 2 महीने का ऑन साइट प्रैक्टिकल ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि 5 जुलाई से हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में स्टार्ट होंगे। तो अगर आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में और डिटेल में इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आसपास रहते हैं, फिर जहां भी रहते हैं और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को करना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में आके 2 घंटे का फ्री डेमो सेशन ले सकते हैं और अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं और आगे क्या करना चाहिए, किस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैसे हमारा कैरियर बेहतर हो सकता है। बाकी आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका बैंड का उल्टा होता है रिवेंट टेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमने सरिया इक्विपमेंट में डाला हुआ है, जो आपका ये बैंड टेस्टिंग मशीन उसमें किस तरह से डाला हुआ है, तभी वो बैंड टेस्ट हो पा रहा है। और आप इस वाली इमेज में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने जो सरिया बैंड किया था उसको हमने फिर से रिवेंट टेस्ट में डाला हुआ है और किस तरह से वहां पे प्लेस किया हुआ है वो आप देख सकते हैं। और इस टेस्ट से हमें ये पता चल रहा होता है कि जो आपका सरिया है वो आपका अगेंस्ट एजिंग और इम्ब्रिटलमेंट में कितना रजिस्ट कर पा रहा है। और इसके लिए जो आईएस कोड फॉलो किया जाता है वो है आपका IS 1786 SAM। और इसमें जो आपका इक्विपमेंट होता है वो है आपका मैंडल फॉर बेंडिंग, हीटिंग चैम्बर, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर एंड रिवेंडिंग एपरेटस, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। और इससे जो आपके आउटपुट निकल के आ रहे होते हैं वो है आपका ऑब्जर्वेशन फॉर सरफेस क्रैक आफ्टर वेंडिंग, एजिंग एंड रिवेंडिंग, वो आपको यहाँ से देखने को मिल रहा होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन के बारे में कि जो आपका स्टील रीइंफोर्समेंट है उसमें कौन कौन से केमिकल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं स्टील रीइंफोर्समेंट की स्ट्रेंथ में और उसकी ड्यूरेबिलिटी में। तो इससे हमें ये पता चल रहा होता है कि जो आपका स्टील रीइंफोर्समेंट है उसमें कार्बन कितना है, सल्फर कितना है, फास्फोरस कितना है, यानी कितने अमाउंट में उसमें प्रेजेंस है। और इसके लिए जो IS कोड है वो आपका 228 के ऑल पार्ट्स और IS 1786 तो है ही, जो कि मैं आपको बार बार बता ही रहा हूँ। और इसके लिए जो आपका इक्विपमेंट यूज किया जाता है वो है आपका स्पेक्ट्रोमीटर या फिर आपका वेट केमिकल एनालिसिस सेटअप भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इससे जो भी आपके स्टील रीइंफोर्समेंट के अंदर केमिकल कंपोजिशन है, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, उनके परसेंटेज के बारे में पता चल रहा होता है कि वो कितने परसेंटेज में अवेलेबल हैं। अगर वो एक सर्टेन लिमिट में तो ठीक है, तो उसका सही इंपैक्ट आएगा। अदरवाइज फिर चीजें आपकी खराब हो रही होंगी, जैसे आपका डक्टिलिटी है, करोजन वगैरह है, स्ट्रेंथ वगैरह है, उन सब पे ये इंपैक्ट डाल रहे होंगे अगर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टेस्ट है, जो कि बहुत बेसिक टेस्ट होता है, जिसको आप यूनिट वेट टेस्ट भी बोलते हैं, नॉमिनल वेट टेस्ट भी बोल रहे होते हैं, या फिर और थोड़ा सा टेक्निकल बात करें तो वो आपका मास पर मीटर लेंथ टेस्ट। यानी साइड पे जो भी सरिया आ रहा है तो पर्टिकुलर डायमीटर के 1 मीटर का क्या वेट होगा, तो डेट इज योर मास पर मीटर लेंथ टेस्ट, जिसको आप यूनिट वेट टेस्ट भी बोलते हैं। और इससे हमें ये पता चल रहा होता है कि जो आपका एक्चुअल वेट पर मीटर है और जो आपका थ्योरेटिकल वैल्यू है वो आपकी मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी साइड पर सरिया आया, 1 मीटर का टुकड़ा काटा, वेइंग मशीन पर डाला, कितना वेट आया, और एज पर IS 1786 जितने भी आपके डाया स्टील रीइंफोर्समेंट के इस्तेमाल होते हैं हमारी साइट पे 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, उन सबका एक स्टैंडर्ड वेट होता है। वो उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत होगी। बात समझ आ रही? जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे आपका 12 mm है तो 12 mm डाया का यूनिट वेट क्या होता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। यूनिट वेट होता है 0.88 और 8, यानी 3 बार 8, 0.888। तो ये आपका स्टैंडर्ड वेट है 12 mm डाया का एज पर IS 1786। लेकिन जब आप साइट पर टेस्ट करने जाते हैं तो हो सकता है कि वो आपका 0.9 आ जाए, या फिर हो सकता है कि 0.78 आ जाए, वो सारी चीजें। तो वो आपका जो भी आपका स्टैंडर्ड वेट है एज पर IS 1786 वो आपका मैच होना चाहिए। अगर आपका जो एक्चुअल वेट है वो स्टैंडर्ड वेट से ज्यादा आया तो फिर क्या होगा, साइट पे जो सरिया है उसकी शॉर्टेज पड़ जाएगी, क्योंकि जो हम सरिया खरीद के लाते हैं वो टन में खरीद के लाते हैं, यानी वेट में आता है। जब लेइंग किया जाता है तो वो रनिंग मीटर में जाता है। तो ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट होता है साइट पे, जब आपका जो एक्चुअल मास है और वो आपके स्टैंडर्ड मास से डेविएट कर रहा होता है। और इसके लिए जो आपका IS कोड है वो आपका 1786 रेफरेंस में लिया जाता है। और इसमें इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं, आपका डिजिटल वेइंग स्केल होता है और आपका स्टील मेजरिंग टेप होता है लेंथ को मेजर करने के लिए। और इससे जो आपका आउटपुट आता है वो आपको पता है एक्चुअल मास पर मीटर कितना है, और शुड बी विद इन अ परमिसिबल
टॉलरेंस लिमिट अगर नहीं है तो उसके लिए फिर हम लोग रोलिंग मार्जिन देख रहे होते हैं। अब रोलिंग मार्जिन क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, अदरवाइज आप लोग चाहेंगे तो हम लोग एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना रहे होंगे रोलिंग मार्जिन के ऊपर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टेस्ट हमारा डायमेंशनल टॉलरेंस टेस्ट की जो आपका स्टील रीइंफोर्समेंट है उसकी डायमेंशन प्रॉपर है कि नहीं। अब आप बोलोगे सर इसमें डायमेंशन देखने की क्या जरूरत है? भाई डायमेंशन देखनी है कि जो आपका डायमीटर है वो प्रॉपर है कि नहीं है, या फिर जो आपका स्टील रीइंफोर्समेंट है उसकी जो रिब्स होते हैं उसकी जो जियोमेट्री है वो प्रॉपर है कि नहीं है। एक तो डायमीटर चेक करना है और उसके बाद सरिये के ऊपर जो आप लॉन्गिट्यूडनल रिब्स देखते हैं, जो आप ट्रांसवर्स रिब्स देखते हैं, वो भी एक स्टैंडर्ड साइज में होनी चाहिए और इसके लिए IS 1786 हम रेफर कर रहे होते हैं। और इक्विपमेंट में आपका डायमीटर चेक करने के लिए आपका वर्नियर कैलिपर होता है और माइक्रोमीटर का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे हम लोग किस तरह से वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करके आपका जो डायमीटर है वो चेक कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो आपकी रिब्स होती हैं आप देखेंगे, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल रिब्स होता है। आप देखेंगे ये हमारा क्या है, आपको किसी भी स्टील रीइंफोर्समेंट में इस तरह से दो लॉन्गिट्यूडनल रिब्स मिलेंगी और इस तरह से ये आपकी ट्रांसवर्स रिब्स होती हैं जो आप ये देख पा रहे हैं, ये बनी हुई है, ये हमारी क्या होती हैं, ट्रांसवर्स रिब्स होती हैं। तो ये आपका एज पर स्टैंडर्ड होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के बारे में, वो है आपका फटीग टेस्ट, जो कि एक तरह का एडवांस टेस्ट है। आपको काफी रेयर केसेस में ये देखने को मिल रहा होगा और इसका जो मेन पर्पस होता है कि जो आपका स्टील रीइंफोर्समेंट है वो अंडर साइक्लिक लोडिंग में किस तरह से परफॉर्म करेगा, और दैट इज वेरी रेयर फॉर कंस्ट्रक्शन साइट्स और वी मेनली यूज फॉर रिसर्च और ब्रिज कंस्ट्रक्शन। और आप वैसे देखेंगे तो IS 1786 में आपको सारा टेस्टिंग से रिलेटेड डिटेल मिल रहा होता है, लेकिन ये वहाँ पे कवर नहीं किया गया है। और इस टेस्ट के लिए जो हम लोग इक्विपमेंट यूज करते हैं वो है आपका फटीग टेस्टिंग मशीन। और इससे हमें जो पता चल रहा होता है कि जो आपका स्टील रीइंफोर्समेंट है वो आपका कब नंबर ऑफ साइकिल सस्टेन्ड बिफोर फेलियर, मतलब फेल होने से पहले वो कितना नंबर ऑफ साइकिल में सस्टेन करेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका करोजन रेजिस्टेंस टेस्ट फॉर CRS रिबार। और इसका जो मेन पर्पस है टू इवैल्यूएट करोजन रेजिस्टेंस ऑफ स्पेशल रिबार लाइक TMT CRS यानी थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार करोजन रेजिस्टेंस स्टील रीइंफोर्समेंट। और इसके लिए जो IS कोड रेफर किया जाता है दैट इज योर IS 15917 2010 CRS स्टील फॉर कंक्रीट रीइंफोर्समेंट। और इक्विपमेंट में जो हम लोग यूज करते हैं वो आप देख सकते हैं, ये इक्विपमेंट है सॉल्ट स्प्रे चैम्बर और इलेक्ट्रोकेमिकल टेस्ट सेटअप यूज होता है। और इससे जो आउटपुट है वो आपका टाइम टू करोजन, वेट लॉस्ट ड्यू टू रस्ट, उनके बारे में पता चल रहा होता है कि रस्ट जब लगता है तो उसमें कितना वेट आपका लॉस हो रहा होता है, कितना स्ट्रेंथ लूज हो रही होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका वेल्डेबिलिटी टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? आपका वेल्डेबिलिटी टेस्ट है। इफ एप्लीकेबल तभी हम लोग कर रहे होते हैं। इससे ये पता चल रहा होता है कि जो आपका बार है उसको बिना किसी डिफेक्ट के वेल्ड किया गया है कि नहीं किया गया। उसमें जो IS कोड रेफर किया जाता है दैट इज योर IS 9417 वेल्डिंग ऑफ रिबार्स। इसमें जो इक्विपमेंट सेटअप होता है वो है वेल्डिंग सेटअप प्लस टेंसाइल बेंड टेस्ट आफ्टरवर्ड। और इसके जो आउटपुट है क्रैक्स एट वेल्ड जोन और मैकेनिकल प्रॉपर्टी रिटेंशन पोस्ट वेल्डिंग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके ये सारे ऑन साइट टेस्ट यानी जो आपके फील्ड टेस्ट होते हैं जो हम साइट पे कर सकते हैं वो सारे हैं। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फील्ड पे भी हो सकती हैं, आपकी लैब में भी हो सकती हैं। वो चीज़ है जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे सारे टेस्ट के नाम लिखे हुए हैं जो फील्ड पे हो सकते हैं, उनका क्या पर्पस है, कौन सा इक्विपमेंट है, क्या IS कोड है, क्या आउटपुट है, वो सब आपको ये पूरी टेबल में मिल जाएगा। विजुअल इंस्पेक्शन हम लोग करते हैं जिससे सरफेस की क्वालिटी, उसमें जंग लगा है कि नहीं लगा है, डिफॉर्मेशन है कि नहीं है, वो पता चल जाता है। इसके लिए कुछ जरूरत नहीं है, आप अपनी ओपन आइज से उसको देख सकते हैं, मेजरिंग टेप से देख सकते हैं। एक ये जनरल टेस्ट होता है। इसके अलावा साइड पे आप जो यूनिट वेट टेस्ट होता है, मास पर मीटर लेंथ टेस्ट होता है, वो आप कर सकते हो। इसके लिए मेजरिंग टेप और वेइंग मशीन चाहिए होता है जो कि इजीली अवेलेबल होता है साइट पे। और जो आपका एक्चुअल वेट होता है, जो आपका थ्योरेटिकल वेट होता है, उसमें आप कंपैरिजन कर सकते हो। डायमेंशन आप इजीली चेक कर सकते हो कि जो आपका डाया है और जो आपकी रिब्स हैं वो प्रॉपर हैं कि नहीं है एज पर स्टैंडर्ड। तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा इक्विपमेंट नहीं है, वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर लगता है, साइड पे खड़े हुए कर सकते हो। बैंड टेस्ट है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, तो इससे हम लोग डक्टिलिटी चेक कर सकते हैं। साइड पे क्या होता है, जो मैंड्रेल होता है बार को बेंडिंग के लिए, उसमें हम लोग इसको बेंड कर सकते हैं या फिर पाइप के थ्रू मैनुअली बेंडिंग कर सकते हैं। और एक विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि बेंड होने के बाद इसमें किसी भी तरह का कोई क्रैक्स तो डेवलप नहीं हुआ है, वो चीज़ है। बाकी प्रॉपर टेस्ट करना है तो फिर आपको लैब में ही जाना पड़ेगा। इसी तरह से सेम हम लोग रिवेंट टेस्ट कर सकते हैं, चेक फॉर ब्रिटलनेस, हीटिंग कंटेनर या फिर मैंड्रेल में डाल के क्रैक आफ्टर हीटिंग एंड रिवेंडिंग।
एक स्पार्क टेस्ट आता है, क्रूड चेक होता है, आइडेंटिफाई मटेरियल टाइप नॉट रिलायबल, ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ होता है, स्पार्क कलर, लेंथ, इंडिकेट, कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें हैं जो इससे आउटपुट में मिल रही होती हैं। बाकी ये आपके लैब टेस्ट है जिसका प्रॉपर रिपोर्ट्स है जो अभी तक हमने डिस्कस किया, वो सारे टेस्ट हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। उसका क्या पर्पज़ है, क्या इक्विपमेंट है, क्या IS कोड है, क्या आउटपुट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, तो आने वाले सेशंस में हम इन टेस्ट पर डिटेल में बात कर रहे होंगे। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने पहले सीमेंट का बनाया, सॉइल का बनाया और ये स्टील रीइंफोर्समेंट का है, ताकि आपका एक ओवरऑल विजन क्लियर हो सके कि किस मटेरियल पे हम कितने तरह के टेस्ट कर रहे होते हैं, उनके क्या आउटपुट्स हैं, वो एक बेसिक आइडिया आपको क्लियर हो जाए। बाकी हम बाद में एक डिटेल सीरीज लेके आएंगे जहाँ पे चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी आपने अभी तक हमारे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।